इस टॉपिक पे हम बात करेंगे पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पावर को समझते हैं। पावर होता है वर्क डन का रेट। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन। यूनिट होती है इसकी जूल पर सेकेंड या वॉट। ठीक है, अब हम जानते हैं वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, करंट। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, P इक्वल्स टू वी आई। लेकिन V तो आई आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो पावर बन जाएगा आपका आई आर इंटू आई। ठीक है, तो यहां से पावर आता है आई स्क्वायर आर, और अगर हम आई की वैल्यू पुट करें V बाय आर, तो P का फॉर्मूला आएगा V बाय आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर, दैट इज P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये तो हमारे वो फॉर्मूले बने जिसमें हमने पावर का रिलेशन निकाला। अब हम बात कर रहे हैं पावर की एसी सर्किट में। पहला एसी सर्किट containing रेजिस्टर ओनली। रेजिस्टर में करंट और रेजिस्टर दोनों का फेज सेम था। जरा ध्यान देना, रेजिस्टर में करंट जो था आपका वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पोटेंशियल था आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सेम फेज। अब पावर की बारी आती है। पावर होता है हमारा करंट इंटू वी, यानी कि आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। दोनों साइन ओमेगा टी मैंने साथ ले लिए, यानी कि बन गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, पावर को हम लिख सकते हैं चेंज इन वर्क डन अपॉन में चेंज इन टाइम, क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। आई नॉट वी नॉट को मैंने बाहर ले लिया, टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो डेल्टा वर्क डन आ जाता है हमारा आई नॉट वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, पावर के लिए हम लिमिट लेते हैं 0 से लेके टी टाइम तक। ये बना आपका वर्क डन आई नॉट वी नॉट। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, आगे चलते हैं। W इक्वल्स टू आई नॉट वी नॉट 1 अपॉन 2 बाहर ले रहा हूं मैं, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में 0 से लेके टी तक, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में 0 से लेके टी तक। ठीक है, अब कॉस 2 ओमेगा टी को आप सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा। ठीक है, अब उसमें लिमिट लगाएंगे आप 0 से लेके टी तक, साइन 2
ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/t, ठीक है। मल्टीप्लाई में टाइम की वैल्यू रखूंगा t, ये कट जाएगा, माइनस जब मैं साइन में की वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। साइन 2 पाई 4 पाई या कोई सा भी पाई होता है 0 माइनस 0, और जो 1/2 ओमेगा बचा था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0। इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू 0 बननी है। बचा क्या, ये, इसकी वैल्यू t बननी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन आया आपका I0 V0 t का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आया t, और ये बन गया आपका t-0। तो वर्क डन अपॉन में टाइम आ गया I0 V0। एक काम करो, और तो कुछ नहीं बचा, 2 बचा था एक हमारा, ठीक है। उस 2 को आप ऐसे लिख दो, I0/√2 V0/√2। तो पावर आता है आपका I इफेक्टिव, V इफेक्टिव फॉर AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई हमारी। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली की, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उसमें पावर फैक्टर कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमारा करंट होता है I0 cos ओमेगा t, और पोटेंशियल होता है V0 sin ओमेगा t। एज यूजुअल पावर क्या होता है, IB, यानी कि I0 V0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वर्क डन बाय टाइम, और इंटीग्रेट करते हैं। I0 V0 बाहर रहेगा, sin ओमेगा t cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा dt के रिस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान देना, जब ऐसी टर्म आती है तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे वैल्यू sin 2 ओमेगा t बन जाए। तो यहाँ से डेल्टा वर्क डन बनेगा I0 V0/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ से वर्क डन आपका इंटीग्रेशन करने पर 0 आया, और अगर वर्क डन 0 है तो उसकी पावर भी 0 होगी। तो पावर रेजिस्टर ओनली की थी V0 I0 या V इफेक्टिव I इफेक्टिव। पावर इंडक्टर ओनली की है 0। अब अगर मैं पावर कैपेसिटर ओनली की चालू करूं तो जरा ध्यान देना, कैपेसिटर ओनली में क्या करेंगे हम, इसमें करंट है आपका I0 sin ओमेगा t, और पोटेंशियल है V0 cos ओमेगा t। पर बात को समझो, हमें तो पावर निकालना है, फिर I0 बाहर, V0 बाहर, sin ओमेगा t cos ओमेगा t, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डेल्टा वर्क डन फिर से वही आ गया I0 V0/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू dt, जिसकी वैल्यू आती है 0। तो वर्क डन आता है आपका फिर से एक बार 0, और अगर वर्क डन 0 है तो पावर भी होगी इंडक्टर कैपेसिटर ओनली की 0। तो अब एक बात को समझ लो, रजिस्टर ओनली की पावर है V इफेक्टिव I इफेक्टिव, इंडक्टर ओनली की 0 और कैपेसिटर ओनली की भी 0। अब क्वेश्चन आता है क्या पावर होगी उस सर्किट की जिसके अंदर इंडक्टर है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0। जिसके अंदर कैपेसिटर है आपका जवाब होना चाहिए 0। जिसके अंदर रेजिस्टर है आपका जवाब होना चाहिए V
आई, वी इफेक्टिव आई इफेक्टिव। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं कॉस फैक्टर की। देखो, जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वी इफेक्टिव आई इफेक्टिव कॉस फाइव। इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अगर मान लो आप किसी सर्किट का फेजर डायग्राम बनाते हैं और उसमें वी इफेक्टिव की बात करते हैं, ये तो आपका वी नॉट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आई इफेक्टिव की बात करते हैं तो आई इफेक्टिव और वी इफेक्टिव में एक डिफरेंस आता है। वी इफेक्टिव आई इफेक्टिव के बीच में एक एंगल है फाई। ठीक है, उस फाई के हिसाब से उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक कॉस फाई और एक साइन फाई। हम वी इफेक्टिव को वहां रखते हैं, आई इफेक्टिव को यहाँ लेते हैं। देखो, हाँ, ये बनेगा आपका वी इफेक्टिव के साथ आई इफेक्टिव का कॉस फाई। अब ध्यान दो, ये दोनों आई इफेक्टिव कॉस फाई और वी इफेक्टिव एक ही डायरेक्शन में, और ये है आपका पावर फैक्टर। और अगर मैं आपसे बात करूं कि करंट का साइन कंपोनेंट भी होगा, वो तो होगा ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये था आपका फाई, ये है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है आपका आई इफेक्टिव साइन फाई। अच्छा, यहां पर पावर है, पावर की यूनिट वॉट है, तो ये कॉस फाई पावर फैक्टर को बता रहा है। और ये क्या बताता है, इसमें पावर फैक्टर नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया वॉट लेस करंट। ठीक है, जरा ध्यान दो इस पर, क्या होता है वॉट लेस करंट। अगर मैं करंट के दो हिस्से कर दूं या दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दूं, कॉस फाई और साइन फाई में, तो कॉस फाई पावर फैक्टर होने की वजह से कहलाता है वॉट वाला करंट, और साइन फाई पावर फैक्टर ना होने की वजह से कहलाता है वॉट लेस करंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बारी आती है एसी सर्किट कंटेनिंग एल आर इन सीरीज। अब जरा ध्यान देना, सीरीज में कौन है, एल आर। अगर एल आर सीरीज में है तो हम सबसे पहले इंपिडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। इंपिडेंस मतलब जो करंट को रोके। ट्रायंगल देखो, ये है आपका एक्सएल, यानी कि इंपिडेंस ऑफ इंडक्टर, और ये है आपका आर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये है आपका रिजल्टेंट इन दोनों का। ये है आपका Z, यानी कि एक्स एल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ये हमने तब भी करा था जब हमने इम्पिडेंस निकाला था। अब जरा ध्यान देना, फाई कहाँ आता है, यहाँ आता है फाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कॉस फैक्टर। कॉस फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर, और कॉस फैक्टर यहाँ पर क्या है, आर बाय जेड। तो पावर क्या हुआ यहाँ पर, आई इफेक्टिव ई इफेक्टिव आर बाय जेड। समझे, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। अब कोई कहे जेड की वैल्यू पूरी खोलो, तो जेड है आपका अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब अगली चीज आती है आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम निकालेंगे टेन फाई। टेन फाई क्या बनेगा, इस ट्रायंगल को देखो और टेन फाई ढूंढो। टेन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि एक्सएल अपॉन में आर।
ठीक है, तो ये है आपका एसी सर्किट कंटेनिंग एल आर इन सीरीज। आगे अगला आता है सी आर इन सीरीज, और सी आर को सीरीज में लेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आएंगे, यह है एक्स सी, यह आर और यह है जेड। अब ये मत पूछना ये जेड कैसे आया, भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें पाइथागोरस लगाओ आपके पास जेड आ जाएगा। फाई है आपका ये, ठीक है। अब कॉस फाई क्या होगा, यानी कि पावर फैक्टर, आर बाय जेड या आर बाय अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आगे पावर फैक्टर। अब इसके बाद बारी आती है टेन फाई, वो है एक्स सी बाय आर, वो था एक्सएल बाय आर, ये है एक्स सी बाय आर। सिमिलैरिटी आ रही है, कॉस फाई पावर फाई समझ में आ रहा है। पावर निकालना हो तो ई इफेक्टिव आई इफेक्टिव कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आर बाय जेड। समझो इसको, ये हो गया सी आर इन सीरीज। अब लास्ट रहता है एल सी आर इन सीरीज, एल सी आर इन सीरीज, ठीक है। फिर से केसेस बनेंगे। केस वन, अगर एक्सएल बड़ा हो एक्सी से तो क्या होगा, सबसे पहले ये है आपका आर, ये है आपका एक्सएल माइनस एक्स, और ये आपका रिजल्टेंट जेड। जेड क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इससे तो आप वाकिफ हो। और यहां पर आपका कॉस फाई क्या आएगा, यानी कि पावर फैक्टर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जहां जेड की वैल्यू जो है वो ऊपर लिख रखी, ठीक है। इसको थोड़ा दूर कर लो, ये ट्राइंगल को अलग कर लो इससे, ये लो। अब आगे चलते हैं। अब केस इसमें 10 फाइव ढूंढते हैं पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब बारी आती है केस 2 की। इसमें एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो आएगा एक्सी माइनस एक्सएल, और ये आएगा आर, और ये आएगा जेड। जेड बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस फाई बनेगा एंगल फाई के हिसाब से एक्सी माइनस एक्सएल आर बाय जेड, जेड की वैल्यू ऊपर लिखी पड़ी है, ठीक है। अब टेन फाई क्या बनेगा आपका, एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। समझो इस बात को। पावर
वी इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, कॉस फाइव। कॉस फाइव की वैल्यू क्या है? आर बाय जेड। जनरली आपसे पावर फैक्टर ही पूछा जाता है कॉस फाइव न्यूमेरिकल्स में। तीसरा केस, जब एक्सएल बराबर हो एक्ससी के, कंडीशन रेजोनेंस की हो, तो आपका फाई ही जीरो हो जाएगा। फाई जीरो मतलब कॉस फाई जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो टेन फाई होगा वो जीरो होगा, मिनिमम होगा। और पावर फैक्टर आ जाएगा आपका वी इफेक्टिव, आई इफेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गए आपके एसी सर्किट में पावर फैक्टर। एक बार इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, यहाँ पे हम P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर देख रहे हैं, वो जो फॉर्मूला ही बताए थे, इसमें और कुछ खास तो है नहीं। आई स्क्वायर आर में अगर आप आई की वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू रखोगे तो आई नॉट का स्क्वायर बाय टू बन जाएगा, वो समझा रखा था। इंडक्टर ओनली में जीरो वैल्यू आएगी पावर की, कैपेसिटर ओनली में भी जीरो वैल्यू आएगी। एसी सर्किट कंटेनिंग एल और सी नहीं दे रखा कहीं, एल सी आर ही रहा। इसमें देखते हैं पावर फैक्टर, ये देखो ये वही पावर फैक्टर है। ये ट्रायंगल किसका है? इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये एंगल फाई है, कॉस फाई क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एल है एल, ठीक है। चलो, और कुछ खास नहीं है। तो ये था आपका पावर फैक्टर।